गुड मॉर्निंग भारत में। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन खान और आज क्या कुछ सुर्खियां हैं अखबारों की, सब कुछ लेकर मैं हाजिर हूं और मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी। तो अजय शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड क्या मॉर्निंग। कुछ कहती है अखबारों की सुर्खियां? देखिए, अखबारों की सुर्खियां तो बहुत कुछ कहती हैं और हम हमेशा से यही समझने की जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अखबार क्या कह रहा है, क्योंकि अखबार जो है देश का और समाज का आईना होता है। जो हमारी सरकारें कर रही होती हैं, यानी कि राज्य सरकारें, और हमारी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार जो कर रही होती है उसके बारे में बताता है कि हमारी नीतियाँ किस तरफ जा रही हैं या कैसी हैं, और कौन सा अखबार किस नीति की आलोचना कर रहा है या किस फैसले की आलोचना कर रहा है या सराहना कर रहा है, किस मुद्दे पर उसने सवाल खड़े किए हैं, या उसने बहुत प्यार से सवाल पूछा है या फिर तीखा सवाल पूछा है या कड़क उत्तर पूछा है। क्योंकि अखबार हमेशा जो है लोकतंत्र की पैरोकारी करता है, लोकतंत्र की बात करता है यानी कि वो हमारी तरफ से बात करता है। ऐसे में जब सुबह मैं अखबार उठाता हूँ, देखता हूँ कि हिंदुस्तान इस देश का सबसे बड़े न्यूज़पेपरों में शामिल है, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है। हिंदुस्तान ने सबसे पहले फ्रंट पेज पे इस खबर को जगह दी है, जन्म स्थान की भूमि रामलला के नाम। तो यानी कि जन्म स्थान की जो भूमि है जिसको लेकर विवाद चल रहा था, 134 साल बाद इसका फैसला आया। वैसे तो 1528 से 36 के आसपास से मामला उठना शुरू हुआ और उसके फैसला आ गया, तो रामलला को जो है अपना जन्म स्थान मिल जाएगा। तो रामलला का मतलब ये एक बालक के रूप में है, बच्चे के रूप में, वो भी बड़े नहीं होंगे, बालक के रूप में ही रहेंगे वहाँ पर। उनकी पूजा पाठ वहाँ शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर दो समुदायों के बीच में इतना गहरा विवाद रहा और उस विवाद की वजह जो है अलग अलग संस्कृति का होना रहा। तो क्योंकि हिंदुओं का जिस तरीके से मानना था कि ये हम पहले से यहाँ हैं और यहाँ पर मंदिर था, और जो आक्रमणकारी आए या आताताई आए उन्होंने उस पर जो है मंदिरों को तोड़कर जो है उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया, जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हो गया, शुरू हो गया। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है मुस्लिमों को अलग से जमीन दे दी गई मस्जिद के लिए, हिंदुओं को वो मंदिर मिल गया। अगर वही बात की जाए अयोध्या की, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है, वो जायजा लेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं 5 अगस्त को लेके। देखिए, आपकी बात सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही आता है, इसलिए उनका ये दायित्व है और कर्तव्य भी है, दायित्व भी है और कर्तव्य भी है कि वो जाएं और स्थितियों का जायजा लें, तैयारियों का जायजा लें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे। जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे और इतना बड़ा मसला है जिसके अंदर सांप्रदायिक सौहार्द भी बरकरार रखना है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखते हुए सारी स्थिति का जायजा लेंगे और उनकी ये व्यवस्था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस मंच पर होंगे वहाँ दिग्गज 5 ही नेता मौजूद होंगे। देखिए, दिग्गज 5 है, देखिए दिग्गज अटकलें लगाई जा रही है, अटकलों के आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एनालिसिस जरूर करेंगे। यदि मोदी के साथ मंच पर 5 दिग्गज नेता होंगे तो चेहरे कौन कौन से होंगे? योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही होंगे, जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं। आरएसएस से कितने लोग आएंगे? क्या लगता है आपको कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, अभी अटकलों के आधार पर हम कह सकते हैं हो सकते हैं। 5 दिग्गज चेहरे मतलब वो चेहरे जो कि बीजेपी का चेहरा है या बीजेपी के बाकी संगठनों का मिलाकर एक चेहरा है। लालकृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं होंगे, जो कि हमेशा जो शुरुआती ये बहुत बड़ी खबर है। ये अगर लालकृष्ण आडवाणी वहाँ पर मौजूद नहीं होते तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी ही ने ही ये रथ यात्रा शुरू की थी सोमनाथ के मंदिर से और उसको लेकर चले थे, पूरे देश के अंदर अलग जगाया था और एक लहर जो पैदा हुई थी हिंदुत्व की कहें या राम मंदिर है, जिसके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठित किया, खड़ा किया, लोगों के बीच में पैठ भी बनाई और वोट बैंक भी अपना बड़ा किया। तो मैं तो समझता हूँ अब इसके पीछे पार्टी की क्या रणनीति है ये पार्टी को पता होगा, इंटरनल बात है। तो पार्टी किस तरह सोच रही है, ये संगठन किस तरह सोच रहा है, ये पार्टी का आला कमान किस तरह सोच रहे हैं LK आडवाणी को लेकर, ये इनकी इंटरनल बात है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि रामलला को जन्म स्थान मिलेगा और वहाँ पर भूमि पूजन होगा, जो हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया के जितने भी हिंदू हैं जिनका जीवन राम के बिना पूरा नहीं होता है, क्योंकि जब इस देश से इस दुनिया से उसकी विदाई भी होती है तो कहा जाता है कि राम का नाम लेकर तो कहा जाता है कि राम नाम सत्य है ना। और जो राम जो है बचपन से लेकर जीवन के प्रारंभ होने से लेकर अंत तक राम का अस्तित्व है और राम के बिना जीवन पूरा नहीं होता है। तो राम का इसलिए
करोड़ों की या अरबों हिंदुओं की जो निगाहें हैं जो आस्था है वो 5 अगस्त पर रहेगी जी। कि वहाँ पर कि आखिर किस तरह से भूमि पूजन हो रहा है, प्रधानमंत्री किस तरह से ईंट रख रहे हैं, जिसके बारे में हमने पिक्चर भी देखी है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है जी। हिंदुओं की आस्था के लिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ 5 तारीख। और क्या कुछ कहते हैं ये अखबार? देखिए अखबार जो है रामलीला ठीक है, 5 अगस्त के बाद ये सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हिंदुस्तान अखबार ने छापी है कि डॉक्टर, वकील, एमएसएमई वाले कर्ज ले सकेंगे। तो हम फरवरी में चले जाते हैं जब बजट आ रहा था, बजट सत्र की बात हो रही थी, तो वहाँ पर जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज था कि हम इस तरीके से जो है कर्ज देंगे या वो पैसा देंगे, वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं या आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे थे। तो छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए इवन उन्होंने जो रेहड़ी पटरी में जो लोग बैठे उनके लिए 10,000 या 20,000 का भी लोन देने की बात की थी कि छोटी छोटी दुकानें वो लोग चला सकते हैं। यानी 10,000 से लेकर 40,000 तक, फिर ऊपर एमएसएमई सेक्टर को पैसा दिया, छोटे छोटे लघु उद्योग आप शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में निर्मला सीतारमण की तरफ से बयान आना फरवरी के बाद अभी इस तरह कहा है कि अब डॉक्टर, वकील भी अपने कर्ज ले सकेंगे। तो सरकार जो है कर्ज दे रही है कि आप कर्ज ले लीजिए हमसे, जैसे पहले बैंक कर्ज देती थी, सरकार कर्ज दे रही है कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज ले सकते हैं और आप जो है उसके बाद उसको चुकाएंगे। क्या लगता है कि इससे लोगों को कितना फायदा होगा, कितना लोग आत्मनिर्भर हो सकेंगे? नहीं देखिए, आत्मनिर्भर तो होंगे। जब आप पर पैसा होगा तो आप अपनी कोई भी क्लिनिक शुरू कर सकते हैं या अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वकीलों की बात कर रहे हैं तो इवन कम से कम जो लिक्विडिटी है वो मूव होना शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर। और जो है जो मुद्रास्फीति की बात करते हैं या क्रम जो है महंगाई करते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल होगा, तो तभी पैसा घूमना शुरू होगा महंगाई market दर में। कंट्रोल में आएगी। और जब आप कमाएंगे तो वापस भी करेंगे। और जब यदि मैं आपसे कहूँ कि नाज ये आप 1 लाख रुपए रखो और उसको अपना काम कर लो, तो देना या मत देना कोई बात नहीं, तुम रख लो या काम चला लो अपना। तुम कहोगे ठीक है मुझे देना तो है नहीं वापस, तुम अपने बिजनेस में उसको लगाओगी, 50% लगा लेती हूँ, 50% नहीं लगाती हूँ, वो मेरे पर्सनल यूज में आ जाएगा, 50% से काम चल जाएगा, नहीं चला कोई बात नहीं, मेरा कौन सा लॉस है। लेकिन जब तुम्हें पता होगा कि यू हैव टू रिटर्न मी, तुम्हें वापस करना है तो तुम उसको पूरा पैसा लगाओ, उसको सही ढंग से काम करो। तो सरकार ये चाहती है कि ठीक है आप जितना हम आपको दे रहे हैं उतना उसको इस्तेमाल करें, और उसको इस्तेमाल करने के बाद जो महंगाई की दर है या जीडीपी है उस पर कुछ ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये एक सही डिसीजन है मैं समझता हूँ। लेकिन तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इस अपने डिसीजन पर कितना खरी उतरती है। देखिए अभी तक अगर- नाज, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो अभी जी। हमने डिस्कस नहीं किया आपके साथ है, डॉक्टर और वकील, जी। यानी कि डॉक्टर यानी कि जो छोटे छोटे क्लिनिक चलाते हैं जी। वो ठप हो गए। जी। वकील जिनके छोटे छोटे चैम्बर हैं, छोटी छोटी वकालत चलती है, छोटे छोटे केस लड़ते हैं, दीवानी के केस लड़ते हैं, या फिर हम कहें तो एक नोटरी का जिनका व्यवसाय है छोटा मोटा, उनकी चैम्बर बंद हो गए हैं या तो जिसकी वजह से उनके काम पर असर पड़ा है। तो उनको भी मूव कराने के लिए सरकार जो है अब पैसा कर्ज पर दे रही है कि आप अपने चैम्बर या अपनी क्लिनिक चला सकते हैं। जी। तो अपने चाहे वो छोटे छोटे वार्ड बॉय हों या फिर कंपाउंडर हों या सफाई कर्मचारी हों या नर्सेज हों, उनको पेमेंट वो कर सकते हैं क्योंकि इनके पास भी लोग नहीं पहुँचे हैं, तो इनको भी वो पैसा दे रहे हैं कि आप इक्विपमेंट खरीद एक सकते हैं। तरीके से जो छोटे छोटे वकील और डॉक्टर हैं रेडी पे जो लगाते हैं, जो छोटे छोटे भी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, एक तरह से उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, सरकार चाहती है कि हर तबके के लोगों को फायदा हो और वो जो विकास की मुख्य धारा है उसमें शामिल हो जाए। जिनके क्लिनिक बंद हो, चाहे वो गांव देहात में चल रहे हो या छोटे कस्बों में चल रहे हो या छोटे छोटे 4-4 बेड के 5-5 बेड के नर्सिंग होम चलते हैं, उनको भी पैसा देने की तैयार है कि आप आइए काम कीजिए और उनके पास जैसे मरीज आए तो वो उनका इलाज करते हैं। अब उनमें दवाइयाँ नहीं होंगी, इक्विपमेंट, इलाज कैसे करेंगे? इलाज करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, बेड चाहिए। तो कम से कम अगर आपको छोटी सी बीमारी होती है, फुला का डिहाइड्रेशन होती है तो डॉक्टर क्या कहता है लेट जाओ ग्लूकोज चढ़ा लो, तो उसके लिए भी जो है इतना पैसा उसके पास होना चाहिए। वहीं एक कल दुखद खबर आई कि इसका दूसरा पहलू और है, मैं और बात बताना चाहता हूँ, यानी कि डॉक्टर और वकील की भी कमर टूट रही है, उनके पास भी काम नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कर्ज देने के लिए तैयार है। तो हम ये नहीं समझ सकते कि जो डॉक्टर है वो सभी का पैसा होगा, ये है। और वो डॉक्टर भी पैसा लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अलग अलग हॉस्पिटल में लगे होते हैं या शिफ्ट वाइज नौकरी करते हैं। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपने जो है 3 फ्लोर के 4 फ्लोर के बड़ा सा अस्पताल खोल लिया या नर्सिंग होम खोल लिया, 10 डॉक्टर आपने वहाँ रख लिए जो मंथली जॉब करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, फ्रीलांस डॉक्टर होते हैं कि ठीक है हम वो बेसिकली डॉक्टर के रूप में चलते हैं, फ्रीलांस डॉक्टर हैं।
4 घंटे यहाँ बैठते हैं, 2 घंटे वहाँ बैठते हैं, या 3 दिन यहाँ बैठते हैं, 2 दिन वहाँ बैठते हैं। तो अगर आप ऐसे भी डॉक्टर हैं तो आपको आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है कर्ज लेकर अपना खुद का क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप में जा सकते हैं। जी। वही अगर कल की बात करें तो कल एक बहुत ही दुखद खबर आई सिंगापुर में, जहाँ पर अमर सिंह का इलाज चल रहा था, उनका देहांत हो गया। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अमर सिंह एक दिग्गज नेता थे, वो हमेशा राजनीति में सक्रिय रहते थे और वो मुलायम सिंह यादव के भी काफी करीब और अमिताभ बच्चन के भी काफी करीबी माने जाते हैं। और बीच में खटास पड़ने से वजह से, और कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें वो अमिताभ बच्चन से माफी भी मांगते नजर आ रहे आप थे। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, जिस तरीके से आपने इस बात को रखा है, तो हम एनालिसिस करते हैं, आप लोग बैठते हैं यहाँ पर कि आखिरकार इस अमर सिंह के जाने के मायने क्या हैं, या अमर सिंह के जब थे तो उनके मायने क्या थे, दोनों पे अगर हम बात करते हैं तो अमर सिंह जब तक रहे तब तक वो जो है दो यारों के यार के रूप में फेमस रहे। चाहे उन्होंने मुलायम सिंह के साथ उनकी दोस्ती रही हो या फिर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी दोस्ती रही हो। जब एबीसीएल डूबी तो अमिताभ को सपोर्ट करने वाले अमर सिंह थे। अंबानी बंधु साथ में भी काफ़ी नज़दीक थी, बॉलीवुड में भी काफ़ी अच्छे उनके दोस्त थे, बड़े बड़े लोग सब मैंने उनकी पिक्चर्स देखी हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या बोनी कपूर हो या इस कद के जितने भी हैं, या अनिल कपूर हो। मैं समझता हूँ कि बिपाशा बसु हो या जयप्रदा हो या श्रीदेवी हो, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बॉलीवुड का कलाकार नहीं था जिनके साथ उनके संबंध नहीं थे या नहीं रहे होंगे। अजय जी, एक बात कहना चाहूँगी कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी में काफी सक्रिय रहे, पर एक वक्त के बाद उन्होंने उनके बीच खटास पैदा हो गई। देखिए ना, अगर कहा जाए देखिए जहाँ पर जब ज्यादा नजदीकियां हो जाती है और राजनीति में ऐसा हो जाता है तो खटास हो जाती है, क्योंकि अमर सिंह जो है मुलायम के बहुत करीबी थे। और मुलायम अकेले नहीं थे समाजवादी पार्टी के अंदर, उसके अंदर अखिलेश भी निकल कर बाहर आ रहे थे, वो भी बड़े हो रहे थे, राम गोपाल यादव भी वहाँ मौजूद थे, शिवपाल यादव भी वहाँ मौजूद थे, फिर उनके जो पूरा कुनबा है धर्मेंद्र यादव या दूसरे जो फैमिलीज हैं, तो उसके उन सबके अंदर सत्ता के ऊपर काबिज होने की या अपने अधिकार के वर्चस्व की भी कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी चल रही होंगी। उन्हें लग रहा हो कि अगर अमर सिंह रहेंगे तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, या हमारी जो राजनीतिक विरासत है वो हाथ से छिटक रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। इंटरनल क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अमर सिंह ने कभी भी मुलायम सिंह यादव का साथ नहीं छोड़ा। कितना भी विवाद हो गया हो, अमर सिंह कभी भी दूसरी पार्टी में नहीं गए, कि ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी छोड़कर उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली या बीजेपी। वक्त के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन भी थाम लिया था। देखिए बीजेपी का दामन जब थाम लिया तो उनको लगा कि यार इतना लंबा समय हो गया, मैं कहूँ कि याराना जब फिल्म होती दोस्ताना, दोस्त तो आखिरकार 15 साल 20 साल से वो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं चोट थी वो मैं समझता हूँ। अमर सिंह के टीस थी, टीस रह गई। हाँ टीस रह गई, और वो टीस किस बात की थी ये हमें नहीं पता। वो पार्टी हमेशा अखिलेश यादव को लेकर तंज कसते रहे हैं। देखिए वो उनका निजी व्यक्तिगत मामला हो सकता है, क्यों अखिलेश यादव को लेकर तंज कसते रहे। तभी मैंने कहा कि हमें नहीं पता आखिरकार क्या वजह थी क्या वजह नहीं थी, लेकिन अमर सिंह को जो है एक सफल और एक कुशल रणनीतिकार के रूप में देखा जाएगा। और अमर सिंह ऐसे वक्त में रणनीतिकार के रूप में उभर के सामने आए थे जब प्रोफेशनल्स राजनीति में नहीं आते थे। मैं जा रहा हूँ प्रशांत किशोर की तरफ या दूसरे MBA करके लड़के आते हैं, लड़के लड़कियाँ हम देख रहे हैं। आजकल की जो राजनीति बहुत हाईटेक हो चुकी है, बहुत एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं जो पूरी प्लानिंग करते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लें, BJP की बात कर लें या हम कांग्रेस की बात कर लें, सबका अपना मीडिया सेल है, अपनी रणनीतिक टीम है, और उसके अंदर हाईली वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो पूरी बैठ कर रणनीति बनाते हैं इसी कमरे में बैठकर। ऐसे उससे पहले अमर सिंह थे। अमर सिंह एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई ऐसी, मैं समझता हूँ, प्रोफेशनल डिग्री नहीं रही होगी या ऐसा कुछ नहीं किया होगा, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो उभर के सामने आया और जिसको चाणक्य की उपाधि मिली कि जिसने लोगों को बनाया और उसकी रणनीति की या उसकी कूटनीति की काट नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति का चले जाना हमारे बीच से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी क्षति तो है, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र भी नहीं थी। ऐसे वयोवृद्ध नेता हम देख रहे हैं से बीमार भी चल रहे थे। एक्चुअली मुझे लगता है बीमार भी चल रहे थे, दूसरा शायद वो थोड़े से परेशान भी थे। जब आदमी के अंदर की जीने की चाह खत्म हो जाती है या उसको लगता है यार मैंने इतना सब कुछ किया और मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खा जाती है। कोई चीज़ ऐसी रही होगी शायद दीमक की तरह खा गई उनको, और बीमारी जो है उसको उबर नहीं पाए।
या फिर बीमारी इतनी गहरी थी, ईश्वर ने उनकी इतनी उम्र लिखी थी कि वो डेवलप उनका गबन हो गया, इंतकाल हो गया। लेकिन अमर सिंह हमेशा याद रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तब भी अमर सिंह का नाम आएगा, अमिताभ की बात होगी तब भी अमर सिंह का नाम आएगा, बॉलीवुड की बात होगी तब भी अमर सिंह का नाम आएगा, कुशल रणनीतिकार के रूप में बात हो तब भी अमर सिंह का नाम आएगा। यदि नए लोगों को राजनीति सीखनी है और थीसिस करने के लिए या रिसर्च करने के लिए किसी लोग लिस्ट बनाई जाएगी नेताओं की या रणनीतिकारों की, तो उसमें अमर सिंह का नाम जरूर रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो ठाकुरों का क्षत्रियों का चेहरा था वो चला गया, इसलिए उनका नाम जरूर लिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके रूप में, और दोस्ती की बात आएगी कि राजनीति के अंदर किसी की दोस्ती निभाई तो वो अमर सिंह का नाम आएगा। क्योंकि अमर सिंह ने बाहर निकलने के बाद कभी भी मुलायम की और उनके आपस की बात समाजवादी पार्टी के उनके आपस में कभी पब्लिक फोरम पर लेकर नहीं आए। ये जरूर कहा कि दुखी है, आहत है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे मुलायम से रिश्ते खराब हो गए हैं या मुलायम ने ऐसा कर दिया या पुलिस ने ऐसा कर दिया। नहीं, ठीक है, नाराजगी थी, ठीक है, वो पार्टी का इंटरनल टॉक है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं क्या रीजन तो है। हिंदुस्तान के अलावा और कौन सा न्यूज़पेपर है आपके पास? देखिए, हिंदुस्तान के अलावा एक दो खबरें और हैं, फ्रंट पेज में बात कर लेता हूँ वन टू वन फटाफट। अभी पूरी तरह से मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हिंदुस्तान अखबार जो है किस तरह की खबरों को प्रमुखता से उठा रहा है। इसने जन्मस्थान की खबर को उठाया है, रामलला के नाम, डॉक्टर वकील एमएसएमई वाले कर्ज ले सकेंगे, जिस पे अभी हमने डिस्कस किया। दिल्ली की खबर हम जरूर लेंगे जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, कि दिल्ली में एक ही कंटेनमेंट जोन खत्म हो चुके हैं, यानी दिल्ली के अंदर जो कोरोना वायरस धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एरिया से कंटेनमेंट जोन खत्म हो रहा है। यानी कि दिल्ली की जो जिंदगी है जो पटरी पर आ रही है और रफ्तार पकड़ रही है, उसका रीजन यह है कि जिस तरह की वहाँ व्यवस्था की गई, टेस्टिंग को बढ़ाया गया, टेस्टिंग बढ़ी तो उसको जांच पड़ताल में निकल कर आया कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, जिससे कि हम उस पर कंट्रोल कर सके। और कंट्रोल करने की वजह से ये हुआ कि आज दिल्ली की जिंदगी है वो रफ्तार पर है, लेकिन बाकी के राज्यों की तरफ हम चले जाते हैं। अगर देश की बात करें तो जो आंकड़े हैं वो काफी डराने वाले, जो 17 लाख के पार है आंकड़े। देखिए 135 137 करोड़ की जनता में यदि इतने आंकड़े में समझता हूँ नियंत्रण के अंदर है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है। यदि इतनी भयानक स्थिति होती तो शायद लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लोग जो है अपने रोजगार की तरफ नहीं जाते। आज जो है सभी कंपनियां फैक्ट्रियां शुरू हो चुकी हैं, छोटे छोटे ऑफिस, छोटे प्लस बड़े ऑफिस शुरू हो चुके हैं। सिर्फ सरकार ने ऐसी जगह पर पाबंदी लगाई है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जैसे शादी है, विवाह है, या कोई धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, जिम है या सिनेमा थिएटर है, वहाँ पर लोग ना जुटे, जिससे कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण रखा जा सके। क्योंकि अगर इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो एक महामारी का रूप ले लेगा। अभी जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा डेथ रेट बहुत कम है। यदि हमारा डेथ रेट कम है तो ये सुखद बात है, ठीक है। बुखारी तो है, फ्लू है ना, कंट्रोल कर रहे हैं ना उसको हम। अगर कंट्रोल नहीं कर पाते और लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं तो सड़कों पर तो बात अलग थी। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं, सोचने में मजबूर करती है, क्योंकि सरकार व्यवस्थाएं कर सकती है, दिशा निर्देश जारी कर सकती है, आदेश दे सकती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना उस ब्यूरोक्रेट्स का काम है, अधिकारियों का काम है, सिस्टम के जो हिस्सा है उनका काम है। उन पर हमें नकेल कसने की बहुत जरूरत है। अगर वही बात करें रिकवरी रेट की तो काफी ज्यादा है रिकवरी रेट। बिल्कुल बहुत ज्यादा है। ये सुखद संकेत है, यानी कि यदि आप बीमार पड़ेंगे तो ठीक हो सकते हैं, इस बात का भरोसा लोगों को रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो अखबारों यही कह रहा है और आंकड़े यही बता रहे हैं कि यदि आप बीमार पड़ेंगे तो आप जो है ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथों में है। कोरोना एक हमारी जिंदगी का आम हिस्सा बन चुकी है, जिसकी सुरक्षा आपके खुद के हाथों में। देखिए, कोरोना की जिंदगी की बात हम करते हैं आज, तो H1N1 भी है, फ्लू भी है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, एड्स है, टीबी है, बहुत सारी बीमारी सब जिंदगी का हिस्सा है और इनके साथ हमें रहना है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो सरकार बार बार चेता रही है और जहाँ पर बता रहे हैं कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी जो है चाहे 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए पटरी से उतर जाएगी। तो बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप जो है स्वस्थ रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। और आप, क्योंकि ये छूने से बहुत तेज़ी से फैलता संक्रमण है, तो संक्रमण के लिए आपको बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे आपके आसपास के लोग बीमार होंगे। तो इसलिए ये इसकी जो लड़ाई है वो यही है कि बीमार नहीं पड़ना है बस। तो हम अभी वैक्सीन हमारे पास है नहीं ना, तो हम जो है बीमार नहीं पड़ना है, ये हमारी लड़ाई है।
इसके अलावा एक खबर और है जिसको हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से छापा है, जी। वो है रिया चक्रवर्ती को लेकर, सुशांत सिंह अगर रिया राजपूत को लेकर। चक्रवर्ती की बात की जा रही है, सुशांत सिंह राजपूत की बात की जा रही है, तो वही सुशांत के कुक भी सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि छिछोरे मूवी के बाद, छिछोरे मूवी के प्रमोशन के बाद से ही सुशांत काफी कमजोर नजर आने लगे थे, काफी बीमार नजर आने लगे थे। इस बारे में क्या कहेंगे? और सुशांत की जो अकाउंट है वो भी खंगाल रही है देखिए मुंबई पुलिस, पुलिस। देखिए मुंबई पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, अलग अलग एंगल से पूरी जांच पड़ताल कर रही है और नए नए तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं। जैसे आपने कुक का जिक्र किया, या अभी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था और भी कुछ नामों का जिक्र हो रहा था। दिशा जो उनकी सेक्रेटरी थी उसका भी जिक्र हो रहा है, कैसे उसने सुसाइड किया, क्या रीजन थे, कुछ बड़े बड़े चेहरे और नामों का जिक्र उसके अंदर हो रहा है। तो जांच पड़ताल में वो चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। आखिरकार दिशा ने सुसाइड किया या उनकी हत्या हुई। 9 तारीख को जो है दिशा की डेथ होती है और 14 तारीख को जो है सुशांत राजपूत की डेथ हो जाती है। 14 तारीख भी कहा, 13 तारीख की बात करें, क्योंकि 13 तारीख को रात को जिस तरह से पार्टी हुई और लोग घर में आए, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो सभी शक के दायरे में है। चाहे रिया चक्रवर्ती हो, महेश शेट्टी हो, या सिद्धार्थ पटानी हो, इस तरह के जो लोग हैं, चाहे उनका कुक हो, तो सभी लोग जो है शक के दायरे में है। पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है। महेश भट्ट का नाम सामने आया, करण जौहर का नाम सामने आया। पहले जो है ये नेपोटिज्म की बात हो रही थी, फिर बाद में जो रिया चक्रवर्ती की तस्वीर घूम गई कि उन्होंने किस तरह से क्या किया। तो ईडी का भी मामला आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो गई, कि पैसे कहाँ गए, कंपनी बनी, सब कुछ। पुलिस जो है अलग अलग एंगल से अगर पुलिस की बात कर रही है, की जा रही है, तो मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में काफी खींचतान नजर आ रही है सुशांत के केस में। देखिए खींचतान इसलिए होती है जब दो राज्यों की पुलिस काम करती है तो उनको लगता है कि ये हमारी कुशलता या स्किल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। यदि दूसरे राज्य की पुलिस ने आकर हमारे यहाँ केस सॉल्व कर दिया तो हम अयोग्य हैं, हम काम करना नहीं जानते। तो मुंबई पुलिस क्यों चाहेगी या महाराष्ट्र पुलिस क्यों चाहेगी कि उसके ऊपर सवालिया निशान लगे, बाहर की पुलिस आकर केस सॉल्व कर दे। इसीलिए तनातनी जरूर रहेगी। दूसरा, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, तो यहाँ पर क्लैश होना जरूरी है, वो होगा। तो हम उसको दोनों एंगल से देख सकते हैं। मुंबई के अंदर जो है शिवसेना और एनसीपी की सरकार है जो गठबंधन से बनी है, कांग्रेस की सरकार है, जबकि बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार है जो सरकार चला रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पेच भी है। जैसा भी मैंने कहा आपसे, कुछ बड़े नामों का भी जिक्र हो रहा है। कल आप आज भारत की डिबेट में देख लीजिए, कुछ बड़े नामों का जिक्र भी उसमें हो रहा था कि यह भी संभावना जताई गई कि उसका शायद बलात्कार किया गया, बाद में उसको छत से धक्का दिया गया। उसमें अलग अलग एंगल तलाशे जा रहे हैं। तो आखिरकार क्या था जिसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत अनईजी रहने लगे थे और वो कह रहे थे कि शायद वो बात कर रहे थे। बहुत सारी बातें मैं उनका इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसी कुछ बातचीत नहीं आई है या ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर चलने वाली जानकारी का हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। अफवाहें भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, उसको बात नहीं करेंगे। लेकिन आज जो पिक्चर सामने आ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। एक तरफ से पॉलिटिकली बहुत सारे लिंक्स निकल के सामने आए हैं। खान फैमिलीज के बहुत सारे लिंक्स निकल के सामने आए हैं। महेश भट्ट का लिंक निकल के सामने आया है। और सूरत पंचोली तो शुरू से ही जो है कंट्रोवर्शियल नेम रहे हैं। जिया खान मर्डर केस में भी उनका नाम इन्वॉल्व था। दिशा वाले में भी जो डेथ है इसमें भी उनका नाम इन्वॉल्व हो गया है। तो आखिरकार ऐसा क्या था जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत इतने परेशान रहने लगे, जबकि 12 तारीख को उनकी फिल्म फाइनल हुई, 13 तारीख को पार्टी थी और सुबह उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है आखिरकार हुआ क्या था, क्या वजह थी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं आने वाले समय में। मीडिया ने इस खबर को ठीक वैसे उठाया है जैसे आज से कुछ साल पहले आरुषि मर्डर केस को उठाया था। अगर वही बात पंजाब की जाए तो अमरिंदर सिंह सवालों के घेरे में है। देखिए पंजाब शराब की वजह से 46 लोगों की मौत हो चुकी है पंजाब की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। कुछ फिल्में भी इसके ऊपर बनी, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बनी, नशे को लेके बनी। पंजाबियों के बारे में कहा जाता है कि शराब के बिना उनका जीवन पूरा नहीं होता, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। तो पंजाब के अंदर शराब भी तो काफी डराने वाले वहाँ पर देखिए शराब की तस्करी सबसे ज्यादा होती है, सूखा नशा सबसे ज्यादा होता है। तो उसके कुछ जो पंजाबियों के कल्चर में शामिल जिस तरह से शराब हो गई है उसके रीज़न है क्योंकि शराब सस्ते पे उपलब्ध होती है, पैसा उन ऊपर अच्छा है। और पंजाब का जो है पाकिस्तान से अटैच होना, तो वहाँ से पाकिस्तान से जो तस्करी होकर जो सूखा नशा आता है अफगानिस्तान से पाकिस्तान से इधर होते हुए, वो जो पंजाब के लोगों में फैल गया है।
जी। तो इसके लिए सरकार को जो है दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी कि अपने लोगों को सुरक्षित जीवन दे सके, जी। एक स्वस्थ जीवन दे सके। उसके लिए नशे के कारोबार पर लगाम लगानी पड़ेगी, और नशे पे जो लगाम लगेगी तभी लगेगी जब आप नशे की तस्करी को रोकेंगे, जो पाकिस्तान से खेप आती है पंजाब के अंदर, उसको जी। रोकना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल निशान लगेगा, क्योंकि एक राज्य सरकार क्यों होती है। देखिए आप एक बार समझ लीजिएगा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सरकारें आती और चली जाती है क्योंकि आप जो चुनते हैं, राज्य नहीं बदलता। राज्य एक वही बॉडी है, वहीं पे रहेगा, वो नहीं बदलेगा, उसके निवासी वहीं के वहीं रहेंगे। हम सिर्फ वोट देते हैं कि भाई ठीक है, हम जो आपको पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में, उसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप पहले आप हमें ये बताइए। हमें भरोसा तो वोट दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए, हमारी व्यवस्थाएं पूरी मैनेज कीजिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी व्यवस्था हो, या स्कूल कॉलेज की व्यवस्था हो, या हेल्थ सिस्टम की व्यवस्था हो, या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो। हर चीज़ के लिए हम आपको चुन के ला रहे हैं, आप हमारे लिए काम कीजिए। लेकिन होता क्या, उल्टा हो जाता है कि लोग कहते हैं हम चुन गए, अब हम जो कह रहे हैं वो करो। तो यहाँ पर इसीलिए तो जिंदा जो नस्लें होती हैं, या जिंदा जो कौमें होती हैं, जिंदा जो आदमी होता है, वो हमेशा जो है वोट देकर बदल देता है। वो एक के पीछे नहीं चलता। जैसे बीच में कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। तो वो चीज़ें हैं, तो समझना पड़ेगा कि आखिरकार लोकतंत्र की जीत कहाँ है और हार कहाँ है। तो अमरिंदर सिंह की ऊपर सवाल निशान उठेंगे, जरूर उठेंगे, क्योंकि उनके सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसकी एक वजह तरीके से पंजाब में नशे को दिन पर दिन बढ़ावा ही दिया जा रहा है। वहाँ नशे की लत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल। अब देखिए दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। कल ईद थी, और ईद की जो खबर है वो हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर कहीं भी नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ, ये पहली मरतबा है शायद ईद की खबर हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे नहीं है। डॉक्टर वकील MSME के वाले कर्ज ले सकेंगे, ये खबर है। राम जन्म की भूमि की खबर है। सांसद अमर सिंह की खबर प्रमुखता से, दिल्ली कंटेनमेंट जोन है। रिया की खबर प्रमुखता से छापी है, और बाकी की छोटी छोटी इसमें यहाँ लगा दी है, और 2 विज्ञापन में छापे हैं। लेकिन इसके बाद यदि दूसरे पेज पर जाते हैं, तो दूसरे पेज पर जो है सेल्फी हुई, अलार्म हुआ, मगर नहीं मिले गले इस बार। तो ये कोरोना की वजह से ये हुआ कि लोगों ने सेल्फी ली, लोग मिले भी, दुआएं भी मांगी, ईद भी मनाई, लेकिन लोग गले नहीं मिले। और ये बहुत ही प्यारी तस्वीर है कि एक बच्चे के ऊपर जो है कोरोना में मास्क लगाया है तिरंगे का। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। तो ये कोरोना ने जो है इस तरह के फेस्टिवल्स को थोड़ी सी रुकावट तो डाली है। 3 तारीख को अब रक्षाबंधन है, वो कैसे मनाया जाएगा। दूसरा है सक्रिय मामलों में दूसरे से 12वें नंबर पर आ गई दिल्ली। ये बहुत बड़ी खबर है, मतलब नीचे खिसक गई। कहाँ नंबर 2 पे थी और अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा था, अब वो नंबर 12 पर है। स्वस्थ होने की संख्या बढ़ी है, कोविड कचरे में दे रही राहत के संकेत। देखिए कोरोना काल में 70% कम हुआ हार्ट अटैक के मरीज। ये खबर है कि हार्ट अटैक के मरीज कम हो गए हैं कोरोना काल के अंदर। इस खबर के बाद जो है एक खबर और है जिसके ऊपर मैं देखना चाहता हूँ। ECA से दाखिले की खिड़की खुली, यानी कि अब दाखिले जो है, जो हम नई शिक्षा नीति आई है, कॉलेज के ऊपर लोग जा रहे हैं, तो DU के अंदर दाखिले शुरू हो गए, यानी कि जो जिंदगी जो है पटरी पर आ रही है। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर और एक खबर और आई है, इसमें हम जरूर जिक्र करेंगे, वो है IPL से रिलेटेड। IPL का सत्र शुरू होने वाला है, ये है। और एक खबर और है, मोबाइल क्षेत्र में 12 लाख नौकरियां मिलेंगी। हिंदुस्तान ने इस खबर को अपने बिजनेस पेज पर 13 नंबर पर छापा है, वहीं इस खबर को अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर छापा है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान के लिए ये बिजनेस पेज की खबर थी, ज़्यादा उसमें तवज्जो नहीं दी। अमर सिंह की खबर पर तवज्जो दी, या दूसरी खबर पर तवज्जो दी, डॉक्टर और वकील ले सकेंगे। लेकिन मोबाइल क्षेत्र की खबर को वो अमर उजाला ने तवज्जो दी है, उसको उठाया है। तो ये सुरक्षा SPG ने अयोध्या की कमान संभाल ली है, यहाँ पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। जी, एक तरीके से सुशांत के मसले में बात की जाए तो वही बिहार पुलिस के DGP ने भी बहुत सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर इस केस से रिया चक्रवर्ती का कुछ भी लेना देना होगा तो उन्हें वो बख्शेंगे नहीं। देखिए ये एक बड़ी बात है ना, और इस बीच जो मुंबई पुलिस और अगर बिहार पुलिस यदि स्थान है। देखिए मैं आपको ये कह रहा, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, यदि बिहार पुलिस ऐसा कह रही है कि जरा सा भी कुछ हुआ तो बिहार पुलिस छोड़ेगी, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। जो नीतीश कुमार ने अपील की है कि अगर उनके परिवार के लोग CBI जांच की मांग करते हैं तो वो सिफारिश करेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यानी कि पुलिस को कुछ तो ऐसा मिला है जी, जिसके लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने शुरू हो गए।
नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दे दिया, वहीं बिहार के डीजीपी ने स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा मिला है जिसकी पुलिस तैयारी कर रही है। अगर वही रिया के अकाउंट की बात की जाए, सुशांत के अकाउंट की बात की जाए, तो जितने भी खर्चे थे रिया के वो सुशांत के ही अकाउंट से होते थे। चलिए वो ठीक है, दोनों रिलेशनशिप में थे, एक लड़की है अपने बॉयफ्रेंड से पैसा लेगी, मैं इसको बड़ी बात नहीं मानता हूँ, उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी इच्छा से दे रहा था। लेकिन बात यह है कि वो 15 करोड़ रुपए कैसे गए, उसकी डेथ कैसे हुई, सुशांत सिंह राजपूत की भूत प्रेत बाधा वाली जो चीज़ थी, फैमिली को अलग कर देना सब कुछ रहा। ये आजकल की फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है, या नई जनरेशन में कि जब कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं तो लड़का जो है अपनी फैमिली से दूर चला जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, या लड़की अपनी फैमिली से दूर चली जाती है, तो दोनों केसेस में होता है। तो ये अमर उजाला की बात की जाए तो अमर उजाला ने प्रमुखता से किस खबर को छापा है? देखिए, अमर उजाला ने तवज्जो दी है, चीन ने लिपुलेख दर्रे के पास तैनात की 1000 सैनिक, यानी जो चाइना के साथ में हमारा विवाद चल रहा है सीमा को लेकर, LAC को लेकर, LAC पे उसकी नज़र है कि भाई ठीक है देश में जो घट रहा है ठीक है, लेकिन जो सीमा के जो हमारी देश की सीमाएं हैं उस पर चीन क्या कर रहा है, तो चीन के ऊपर उसने सवालिया निशान लगाया है। अगर वही पाकिस्तान की बात की जाए तो राफेल को लेकर पाकिस्तान काफी जहर उगल रहा है। देखिए वो एक पॉलिटिकल रिएक्शन है और वो पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए जहर उगल रहा है क्योंकि उसको अपने देश को यानी पाकिस्तानियों को ये दिलासा देना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए जिसे कहते हैं कहते हैं दिल की तसल्ली, दिल की तसल्ली, तो दिल की तसल्ली दी जा रही है, जबकि जो ज़मीनी स्तर पर सच है वो सबको पता है कि राफेल का मुकाबला करना पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। और इवन जो है मैं कहूँ जो अगर हम देखा जाए तो राफेल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। छोटा सा देख लेते हैं कि चीन हमें आंखें कर रहा है, हमसे लड़ने के तैयार खड़ा है, ठीक है ना, पाकिस्तान देख रहा है अच्छा क्या होता है, ठीक है ना, तो वो उसकी बेवकूफ़ाना बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई उसके जो स्टेटमेंट होते हैं वो पूरी दुनिया के सामने खारिज हो जाते हैं और उसकी वजह से उसको कभी कभी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो बेवकूफ़ी है उसकी, वो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। रही बात छोटे छोटे देश, मैं बांग्लादेश की बात करूँ या नेपाल की बात करूँ, वो एक ऐसे बच्चे के रूप में जो गुलेल लेके खड़े हैं, ठीक है, जैसे मौका मिलेगा तुरंत मार देंगे, तो ये इस तरह की जो मस्करी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान, नेपाल या ये सब चीज़ें, अभी जैसे खबर निकल के सामने शेख हसीना जो बांग्लादेश से हैं, उनकी और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और दोस्ती हो रही है, ये अपने आप में दिलचस्प है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार भारत जो है अपनी सीमाओं को लेकर विवादों में क्यों है, सीमाओं पर इतनी तनातनी क्यों है। पहले सिर्फ हम पाकिस्तान के साथ ही उलझ रहे थे, पाकिस्तान से हमारे विवाद चल रहे थे, लेकिन अब नेपाल भी खड़ा है और अब चाइना तो खड़ा हुआ है, तीनों तरफ हम घिरे हुए हैं। इधर बांग्लादेश की और पाकिस्तान की दोस्ती सोचने पर मजबूर कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसकी जो विदेश नीति है उसकी अगली परीक्षा है कि आखिरकार वो किस तरीके से देश की सुरक्षा को, देश की सीमाओं के लिए कूटनीतिक चालें चल रहे हैं या रणनीति बना रहे हैं जिससे कि देश सुरक्षित रहे। तो इसकी प्रति एक सार्थक चर्चा की आवश्यकता है, इसको समझना पड़ेगा कि आखिरकार हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार हमारे देश की सीमाओं के लिए कर क्या रही है। तो गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार। थैंक यू सो मच।